है और इस पर महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। योगी के बटोगे तो कटोगे के चलते, नारे के चलते एमवीए की हार हुई है, ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है और सीएम योगी के नारों के चलते वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। शरद पवार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करेंगे और अजीत पवार की तुलना अन्य नेताओं से नहीं होनी चाहिए, ये शरद पवार की ओर से कहा जा रहा है। और महायुति गठबंधन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। रिपोर्ट देखिए। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजनीतिक गुणागणित योग्यता पर भारी पड़ी। 3 दिन में सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को तिलांजलि दे दी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर तंज कसा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। बाला साहब के आदर्शों से समझौता कर उद्धव जनाब उद्धव हो गए, तो उन्हीं की पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की राह चुनी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाला साहेब की विरासत को बचाने का संकल्प लिया गया। जनादेश का अपमान करने वालों के हाथ से सत्ता खिसक गई और एक बार फिर महाराष्ट्र में विकास वाली सरकार बनी। पीएम मोदी के नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से महाराष्ट्र में विकास की इबारत लिखी गई। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, यह एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ। इस बार के चुनाव में महाअघाड़ी के नेता वोटर्स को बांटकर महफिल सजाने की प्लानिंग कर रहे थे। मौलानाओं की सभाओं की शान बढ़ा रहे थे, वोट जिहाद की साजिश रच रहे थे। तब महायुति एक है तो सेफ है के नारे के साथ किसान से लेकर लाडली बहना तक सभी का ध्यान रख रही थी। मोदी की गारंटी का असर ऐसा हुआ कि महाअघाड़ी के खिलाड़ी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचे। महायुति ने चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की, तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट के जरिए अपनी अगली उड़ान की दावेदारी भी पेश कर दी। आज की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में, अभी पूरा आसमान बाकी है। फडणवीस का ये ट्वीट बता रहा है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे। बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद होने के साथ साथ फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट भी हासिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी का प्लान भी तैयार माना जा रहा है। बीजेपी गठबंधन का धर्म निभाते हुए शिंदे का सम्मान बरकरार रखेगी और उन्हें मोदी कैबिनेट में पद ऑफर कर सकती है। वहीं महायुति के सहयोगी दल भी अंतिम बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई है तो बीजेपी के लोगों की तो मांग है कि भाई देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, लेकिन ये तीनों नेताओं ने बताया है कि भाई हम कुछ मतलब आम सहमति से निर्णय लेंगे। अभी तो क्लियर मेजोरिटी मिली है, विक्ट्री अपने को अपनी तो अच्छी विक्ट्री अपनी को बन गई है और हमारी तो हो गई है विक्ट्री, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री, मतलब उनकी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। आज दिन भर बैठकों का दौर चला। अब सभी की नजर फाइनल मीटिंग पर है, जिसके बाद सीएम के चेहरे की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद अब नजरें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे को मनाने का दरअसल प्लान बी क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और जैसे नतीजे आए वैसे ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा था, जो नाम था, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। तो सीएम से डिप्टी सीएम नहीं बनी एकनाथ शिंदे, यहाँ पे दरअसल कहा जा रहा है, उनकी ओर से जो चर्चाएं वो चल रही है यहाँ पे कि क्या शिंदे अब एक तरीके से डिप्टी सीएम बनने को तैयार होंगे, क्योंकि देखिए फडणवीस के सीएम बनने
पर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। बीजेपी उन्हें दिल्ली आने का जो न्योता वो दे सकती है ताकि वो दिल्ली आए, और मोदी कैबिनेट में शामिल होने की बात भी यहां पर निकल के सामने आ रही है। महायुति से अलग भी नहीं हो सकते हैं शिंदे, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से चुनाव मिलकर लड़ा गया है, साथ में प्रीपोल अलायंस है, लिहाजा वो अलग हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। शिंदे के लिए दिल्ली जाना अच्छा विकल्प है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो इस विकल्प पे तैयार होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। इस बीच जहां पर दिल्ली आने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे देखिए फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों ही दिल्ली आएंगे, ये यहाँ पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। फडणवीस, शिंदे और अजीत दिल्ली आ सकते हैं, जहां पे दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सेकंड राउंड का मंथन किया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा देखिए किस तरीके से नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र में तो बैठकें हुई विधायकों के साथ, लेकिन दिल्ली दरबार में भी बैठक होगी, सरकार के गठन को लेकर अमित शाह से चर्चा की जाएगी। लिहाजा जो जानकारी मेरे सूत्रों के हवाले से वो बड़ी खबर ये कि आज रात महाराष्ट्र के जो तमाम नेता है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, तीनों ही आज रात दिल्ली पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चर्चा संभव। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के नाम का फैसला तो यहां पर हो जाना है, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से महायुति ने महागाड़ी को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहां विचारधारा और परिवार की लड़ाई भी इन चुनावों में देखी गई, क्योंकि कहीं पर देखा गया भतीजे ने चाचा को हरा दिया, तो कहीं भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर महाविकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, तो वहीं विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी की एक भी पार्टी 29 तक का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई को लेकर था। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर अजीत पवार या शरद पवार, हर कोई अपनी असली पार्टी का दावा ठोक रहे थे। यही वजह थी कि शरद पवार परिवार समेत कई राजनीतिक परिवारों के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव में किसी को जीत मिली तो किसी को अपनों ने ही हरा दिया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने सगे भतीजे के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ रहे थे। बारामती में उन्होंने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। अजीत पवार ने अपने बड़े भाई के बेटे योगेंद्र पवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया और 8वीं बार जीत हासिल की। महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली, जहां किसी ने अपनी बेटी को हरा दिया तो कोई अपनी बहन से जीत गया। मामला है छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ विधानसभा सीट की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहब दानवे की बेटी संजना जाधव एक्स हस्बैंड के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। हर्षवर्धन जाधव को 18,201 वोटों के अंतर से हरा दिया। अहेरी से एनसीपी शरद गुट के नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम अपनी बेटी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बेटी भाग्यश्री आत्राम को भारी अंतर से हराया। नांदेड़ के लोहा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पूर्व लोकसभा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपनी बहन के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए। प्रताप पाटिल को 70,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं आशाबाई शिंदे को सिर्फ 19,786 वोट ही मिले। मतलब साफ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों ने रिश्ते को ही दरकिनार कर दिया। कहावत सही है, सत्ता के लिए लोग रिश्ते और परिवार तक को भी ताक पर रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।